नमस्कार साथियों, आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं पीके रियाराम। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं सीटेट में पैडागोजी यानी पैडागोजी की तैयारी कैसे किया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सीटेट का ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है, मतलब जो कभी फेल नहीं होता है। 2012 से लेकर 2019 तक मैंने सीटेट का कोचिंग खुद पढ़ाया, मेरा खुद का कोचिंग था। इस समय मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने अनुभव किया कि सीटेट में जो पैडागोजी है उसकी मात्रा बहुत है। मतलब पेपर फर्स्ट में 90 नंबर की पैडागोजी आती है और सीटेट सेकेंड में 80 नंबर की पैडागोजी आती है। जब मैंने बच्चों को बताया तो बच्चे बहुत आश्चर्य हुए कि पैडागोजी इतने नंबर की आती है। अब इस पैडागोजी की तैयारी कैसे किया जाए, अब इसको लेकर बच्चों में बहुत सारा कंफ्यूजन है, समस्याएं हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे जो है, अब इसी के संबंध में मैंने अपना एक ट्रिक्स बनाया है, अपना एक तरीका बनाया है, और आप उस तरीके पर आधार पर चलेंगे तो 2012 से लेकर 2019 तक मैंने 100% नहीं 2% गारंटी के साथ सीटेट का रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो उसी अनुभव को आपको इस चैनल के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। और इस चैनल में आपको इसके कई सीरीज बनेंगे, 5-6 सीरीज बनेंगे, छोटे छोटे सीरीज 10-15 मिनट का वीडियो बनेंगे। और इसको आप 3 बार 4 बार जरूर देखना। इसके माध्यम से ना को सीटेट में बल्कि DSSP, KBS, NBS, TGT, PGT का जो पैडागोजी पोर्शन आता है वहां आपको काम देगा। मतलब पढ़ाने का तरीका क्या है उसके बारे में बताएगा। अब है कि सबसे पहले हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं पैडागोजी होता क्या है। तो पैडागोजी जो होता है तो पढ़ने पढ़ाने का तरीका, सिखाने का तरीका, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, उसका तरीका क्या है, वे ऑफ लर्निंग क्या है, इस संबंध में पैडागोजी है ये। अब देखिए, इसके लिए कोई किताब तो होती नहीं है और कोई किताब है भी नहीं मार्केट में। तो आपने 2 साल जो B.Ed किया, 2 साल जो डाइट किया, उसमें जो क्या अनुभव प्राप्त किया, उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। मतलब व्यवहारिक सवाल आते हैं इसके, और बच्चे क्या पढ़ के जाते हैं, थ्योरी बेस्ड, और थ्योरी का सवाल आता ही नहीं है इसमें। पेपर फर्स्ट में 90 नंबर की पैडागोजी आती है, यानी 30 नंबर की साइकोलॉजी, 15 नंबर का मैथ की पैडागोजी, 15 की EVS की पैडागोजी, 15 की हिंदी की पैडागोजी, 15 का सेकेंड लैंग्वेज की पैडागोजी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इसको गौर से देखिए। पेपर सेकेंड में जाएंगे SST में तो 30 नंबर की साइकोलॉजी, 20 नंबर का SST की पैडागोजी, 15 नंबर का हिंदी की पैडागोजी, 15 नंबर का आपका इंग्लिश या संस्कृत की पैडागोजी। इसी तरह से आपको मैथ और साइंस की पैडागोजी भी इसी तरह से आती है। ये 80 नंबर की पैडागोजी आती है वहां पर। तो वहां आप देखेंगे 30 नंबर की आपको जो है साइकोलॉजी, और 10 नंबर का मैथ का पैडागोजी, 10 नंबर का आपको साइंस की पैडागोजी, और 15 नंबर का आपको हिंदी पैडागोजी, और 15 नंबर का इंग्लिश या संस्कृत की पैडागोजी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। देखिए आप इस चीज को। तो कहने का आशय यह है कि आज हम जो चर्चा करने जा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, और आपकी सफलता और असफलता में जो सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो यही है। और इस चीज को जो बनाने वाले जो शिक्षाविद हैं, जो इसके जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने जानबूझकर पैडागोजी की मात्रा को बढ़ाया। अब अदर टाइप में चलिए पैडागोजी आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन सीटेट में मिला। तो बहुत सारे बच्चे जो असफल हो रहे हैं, इसको न समझने के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण, रणनीति नहीं होने के कारण। ठीक है, ये चीज है, यही समस्या है। तो सबसे पहले हम चर्चा आपको यही करना चाहेंगे कि पैडागोजी के लिए हम लोग पढ़े क्या। मैंने पहले बताया किताब कोई नहीं है मार्केट में, कोई भी किताब नहीं है मार्केट में। और मैं जल्दी आपको इस संबंध में किताब निकालने वाला हूँ साइकोलॉजी का,
तो आपको बहुत व्यवहारिक मिलेगा। जो हमारा पढ़ाने का अनुभव रहा है और मेरे पास नॉलेज है, सबको मिलाकर मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पेडागोजी के मटेरियल के लिए मैंने जो अनुभव किया है उसके आधार पर कहाँ से पढ़ना चाहिए ताकि आपका सीटेट में जो पेडागोजी है वो आपको तैयार हो जाए। पहला आप पढ़िएगा NCF 2005। आप पढ़िए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। आप इसको पढ़िए यहाँ से। इस पर आधार पर सीटेट जो है पेडागोजी बनाता है। दूसरा है पोजीशन पेपर। हर सब्जेक्ट का एक पोजीशन पेपर आता है। अब देखिए ये सब मार्केट में नहीं मिलेगा आपको, इसने बताया आपको, आपने बीएड किया होगा, डाइट किया होगा, ये सब चीज पढ़ना होता है। समय समय पर सरकार जो है रिपोर्ट्स निकालती है। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 की शिक्षा नीति, कोठारी आयोग, मतलब जो शिक्षा बिना बोझ के, ये सब जो रिपोर्ट्स हैं इस पर भी सवाल बनाए जाते हैं, इसको भी लिया जाता है और इसमें बताया गया कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, किस तरह पढ़ाना चाहिए। फिर आपको राइट टू एजुकेशन RTE, ये भी आपको तय करता है आपके पेडागोजी को। फिर आपके जो है साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उनका जो व्यवहारिक पक्ष है, उनका जो जैसे पियाजे ने, वाइगोस्की ने, कोहलबर्ग ने, यानी बड़े बड़े शिक्षाविदों ने मतलब अपने जो विचार दिए हैं, दर्शन भी, दर्शन शास्त्र, जो गांधी ने, टैगोर ने, रूसो ने, इससे जो विचार दिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, उनका जो व्यवहारिक पक्ष है उसका सवाल पर इफेक्ट रहता है। तो इसीलिए आपको जब भी आपको पेडागोजी पढ़ना है, मैंने जो अनुभव किया उसके आधार बता रहा हूँ। ये NCF 2005 का सहारा लीजिए, आप पढ़िए, आप आराम से इसको थोड़ा पढ़िए। पोजीशन पेपर पढ़िए, रिपोर्ट्स पढ़िए, RTE पढ़िए, साइकोलॉजी पढ़िए, दर्शन पढ़िए। जब ये सब चीजें पढ़ेंगे आप, तब आपको एक अप्रोच नजर आएगा कि वाकई में सीटेट मांगता क्या है। सीटेट का सवाल इसी आधार पर होता है और इसी के आधार पर जो 3 ऑप्शन होता है, इसी पर आधार पर होता है। और एक ऑप्शन जो होता है वो सीटेट का, यानी सीटेट में जो 4 ऑप्शन होते हैं, 3 का वो विरोध करता है, 1 का समर्थन करता है। अब वो कौन सा विचारधारा है, कौन सा अप्रोच है, तो मैंने ये सारे जो बुक्स और मैंने सारे जो चीज पढ़े मैंने और जो अनुभव किया, इसमें 2 तरह की विचारधारा या 2 तरह के अप्रोच नजर आते हैं, जिसका 1 का समर्थन किया जाता है, 1 का विरोध किया जाता है। यानी अब इस अप्रोच को अगर अच्छी तरह समझ गए तो बिना पढ़े भी सीटेट आप पास कर सकते हैं। ये इसलिए ये सीटेट का ब्रह्मास्त्र है। आपके 90% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पेडागोजी की यात्रा है, ये जो आप इसे समझने का प्रयास करें। तो कौन सा आपको अप्रोच है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सीटेट का पेडागोजी है, इस पर चर्चा करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, हमारे चैनल को बहुत सारे लोगों ने देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, और अपने जितने भी साथी हैं आप खुद देखिए और अपने साथियों को बताइए, ताकि मेरा जो मिशन है अधिक से अधिक बच्चे सीटेट पास करें। जो डर है, जो मानसिक जो द्वंद्व में जी रहे हैं, उनको एक सही दिशा दिखाकर खत्म करें। तो यही मेरा अपना एक मिशन है। तो आप बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन दीजिए चैनल के माध्यम से। अभी जस्ट शुरुआत ही हुआ है ये, और धीरे धीरे आपको बहुत सारा अप्रोच मिलेगा। मेरा जो 2012 से लेकर 19 तक मैंने जो पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे हमारे सफल हुए हैं, उसका जो अनुभव है वो आप तक पहुंचा है। इसलिए कृपा करके आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, मेरा यही मिशन है। ठीक है, क्योंकि तमाम चीज़ें मैंने पढ़ा तो 2 अप्रोच नजर आए, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला अप्रोच का नाम है टीचर सेंटर अप्रोच। टीचर सेंटर अप्रोच
और दूसरा का नाम है चाइल्ड सेंटर अप्रोच। सीटेट यानी सीटेट की जो पैडागोजी है, पहला बात, टीचर सेंटर अप्रोच का समर्थन नहीं करता है, चाइल्ड सेंटर अप्रोच का समर्थन करता है। तो आपका जो सवाल है वो इसी बेस पर आता है। सीटेट में जो 4 ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन टीचर सेंटर अप्रोच का समर्थन करते हैं और 1 ऑप्शन चाइल्ड सेंटर अप्रोच का समर्थन करते हैं। तो आपको सिर्फ पहचानना यह है कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन चाइल्ड सेंटर अप्रोच का समर्थन करता है। अब वो कैसे होगा, तो वो मैंने जितने मटेरियल बताया उससे आप पढ़िए और हम जो आज बताने जा रहे हैं उस पर आप फॉलो करिए, इसकी विशेषताओं को जानिए। इससे बहुत सारे वर्ड आएंगे और अपना एक कॉपी बना लीजिए। कॉपी में आप इस तरह के लिखिए, ठीक है, और जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा उसको उतारिए और अपने प्रीवियस ईयर के पेपर के पैडागोजी में इसका यूज कीजिए। देखिए 90% क्वेश्चन बिना पढ़े सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि टीचर सेंटर अप्रोच का क्यों विरोध करता है, चाइल्ड सेंटर अप्रोच का क्यों समर्थन करता है। आपको जो जितने बुक बताया था पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसकी विशेषताओं को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। जो पहला जो पॉइंट है कि टीचर सेंटर अप्रोच में क्या होता है, जो टीचर होता है उसकी जो भूमिका होती है वो प्राथमिक होती है, मतलब सर्वे सर्वा होता है, वो डिक्टेटर होता है, मतलब अधिनायकवादी होता है, प्रभुत्वशाली होता है, सत्तावादी होता है, यानी कि आपकी परीक्षा में रहेगा 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ये लिखा रहेगा। टीचर की भूमिका प्रभुत्वशाली है, टीचर की भूमिका प्राथमिक है, टीचर की भूमिका सर्वे सर्वा है, टीचर की भूमिका अधिनायकवादी है, टीचर की भूमिका ये है। तो आपको क्या करना है, काट देना है, क्योंकि टीचर सेंटर अप्रोच का समर्थन किया ही नहीं जा रहा है। हम लोग किस अप्रोच का समर्थन कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर अप्रोच का, ठीक है जी। अब इसका ठीक उल्टा यहाँ पर आ जाएगा, चाइल्ड सेंटर अप्रोच की तरह ऐसे घेर देंगे आप ये और उसको समझने का प्रयास करेंगे इस चीज को। अब चाइल्ड सेंटर अप्रोच में क्या है, यहाँ पर जो टीचर है, ठीक है, क्या है, अब यहाँ जो टीचर है वो यहाँ टीचर सहायक हो जाता है, ठीक, यानी यहाँ टीचर की जो भूमिका है वो प्राथमिक नहीं होता है। अब हम टीचर पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, यानी बालक की भूमिका क्या है अभी दूसरा पॉइंट पे समझाएंगे आपको। तो टीचर यहाँ कैसा है, सहायक है। कैसा है, एक इंग्लिश में आता है फैसिलिटेटर है, यानी बढ़ावा देने वाला। सीटेट में कई बार सवाल पूछा जा चुका है, फैसिलिटेटर। आप हिंदी देखेंगे तो बहुत गड़बड़ हिंदी था उसका, अगर इंग्लिश पढ़ लेते कम से कम मुझे लग रहा है कि डीएसएसपी में 2 बार पूछा गया है, सीटेट में 3 बार पूछे गए हैं सवाल इससे। एक एक वर्ड जो है आपके कई सवाल बना देंगे आपको, एक एक वर्ड से कई सवाल बनते हैं और बनेंगे। टीचर क्या है, एडवाइजर है, यानी कि सलाह देने वाला है। टीचर को सलाह देने वाला होना चाहिए, ऑर्डर देने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, टीचर क्या है, ऑर्डर देने वाला होता है, आदेश देने वाला। लेकिन यहाँ पर टीचर क्या है, एडवाइजर, सलाह देने वाला है। टीचर क्या है, मोटिवेटर है, अभिप्रेरणा देने वाला है, मतलब अभिप्रेरित करने वाला, आगे बढ़ाने वाला, ये दिशा देने वाला है। टीचर क्या है, काउंसिलर है, परामर्श देने वाला है, सुझाव देने वाला, आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना है नहीं, करना चाहिए, ये चीज है, ठीक है। तो आप देखिए टीचर की भूमिका कैसे बदल जाती है। ये एक परंपरागत पद्धति थी जो हमारे यहाँ टीचर सेंटर्ड अप्रोच चलता था, लेकिन एनसीए 2005 ने क्या किया, इस
अप्रोच का विरोध किया, ठीक है, और चाइल्ड सेंटर अप्रोच का समर्थन किया। तो अब कैसे समर्थन किया उसके आधार पर आप पिछले साल का पेपर उठाइए, कोई भी 2019 का ही पेपर उठा लीजिए और आप ये सब बिंदु खोजिए, देखिए आपको बहुत सारा सवाल मिल जाएगा। 90 नंबर की पेडागोजी में आपको कम से कम 50% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। या तो यही लाइन लिखा होगा, या तो यही भाषा होगा, यही तो भाव होगा। और चाइल्ड सेंटर अप्रोच देखिएगा ऑप्शन में लिखा होगा बढ़ावा देने वाला, फैसिलिटेटर बहुत पॉपुलर शब्द है सीटेट का, एडवाइजर, मोटिवेटर, काउंसिलर, ये वर्ड है। जब मैंने बीएड सीआई से किया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने जब किया था, तो हमें पहला दिन यही सिखाया गया था। बड़ा अजीबोगरीब लगा था मुझे। अब मुझे क्या पता कि ये बहुत रामबाण साबित होगा, ब्रह्मास्त्र साबित होगा। और इसी अप्रोच के तहत पूरा बीएड हम लोग का हुआ था। और इसका फायदा आपको क्वेश्चन में सीधा सीधी देख रहे हैं। अभी समझ लीजिए जो क्वेश्चन बनाने वाले वही लोग हैं। ये हम लोग बहुत आश्चर्य हुआ, जो पढ़ाया गया वही क्वेश्चन में था। तो इसीलिए मैं आपको ये रूबरू करा रहा। तो मेरी समझ से आप लोग पहला बात समझ गए। आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहेंगे और इसको थोड़ा समझिए ये कैसे, ठीक है जी। दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो पॉइंट है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, टीचर सेंटर में बालक की जो भूमिका है, छात्र की जो भूमिका है वो क्या है। तो ये कहता है कि यहाँ गौण है। गौण का मतलब होता है सेकेंडरी है, द्वितीयक है, कोई महत्व नहीं है। तो मैंने आपको थोड़ा बताया था कि टीचर ही सर्वे सर्वा होता है, वहां पर बालक की कोई भूमिका नहीं होती, कोई महत्व नहीं होती है। अब इसका क्या मतलब है, यानी बालक को अपने विचार, अपनी अवधारणा, अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने की कोई आजादी नहीं है। इसका मतलब यही है, मतलब उसे कोई व्यक्त करने की कोई आजादी नहीं है आपको, है ना। महत्व है, जो भी विचार व्यक्त करेगा वो टीचर ही व्यक्त करेगा। इसलिए टीचर की, बालक की जो भूमिका वो गौण है, द्वितीयक है, महत्व नहीं है। अब यहां देखिए, अब इसमें क्या आ गया, बालक की भूमिका, बालक की जो भूमिका है वो प्राथमिक हो गई। अब यहां क्या था, द्वितीयक था, तो यहां प्राथमिक हो गया, ठीक है। बालक ही सर्वे सर्वा है, बालक का महत्व है, बालक ही सर्वे सर्वा है। बालक को ही केंद्र मानकर सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलाई जाती है। बालक को ही बालक को ही केंद्र मानकर क्या करते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं, ठीक उल्टा हो रहा है ये चीजें। यानी कि इसमें क्या है, इसमें जो टीचर होगा वो बालक की समस्याओं को, उसकी क्षमताओं को, उसकी अवधारणाओं को, उसकी पृष्ठभूमि को, उसके स्तर को, उसके मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर पढ़ाएगा, ठीक है जी। यानी बालक को ही केंद्र में मानकर, अब बालक को केंद्र मानकर नहीं, ऑप्शन में वो दे देता है बालक को केंद्र मानकर। यहाँ केंद्र का मतलब केंद्र में रख देना नहीं, बालक हो गया, बल्कि बालक का केंद्र का मतलब है बालक की समस्याएं क्या है, उसके स्तर क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। मैं एक एक जो वर्ड बोल रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। आपके सारे पेडागोजी में यही सब वर्ड डाले रहते हैं, भाव पकड़िएगा, क्योंकि बालक को कैसे पढ़ाना है, वैसे ही पढ़ाना है। उसकी बोली क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसकी समस्या क्या है। अब जब तक नहीं जानेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे आप इसको, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में रहता है इस चीज को। तो इसी तरह हमें इसको समझने का प्रयास करना है। तीसरा जो पॉइंट है उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे फिर से। ये तीसरा जो पॉइंट हमने ये समझा है, ये जो टीचर सेंटर जो अप्रोच है ये वो क्या है। अब देखिए, टीचर
स्टूडेंट। डायग्राम से समझिए, टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट को अपने विचार देता है, मतलब सूचना देता है, तथ्य देता है, भाषण देता है। टीचर स्टूडेंट को अपना विचार देगा, लेकिन स्टूडेंट टीचर को कोई अपना विचार नहीं देगा। ये डायग्राम से समझ लीजिए। टीचर सेंटर्ड अप्रोच ये कहता है कि टीचर बालक को विचार देगा, क्योंकि ये पढ़ने पढ़ाने का काम वो टीचर का काम है, स्टूडेंट का काम नहीं है। और स्टूडेंट क्या करेगा, कोई काउंटर नहीं करेगा कोई विचार। स्टूडेंट क्या करेगा, टीचर की बात को चुपचाप स्वीकार करेगा, उससे चुपचाप अपने अंदर लेगा। क्या सही है क्या गलत है उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट की भूमिका कैसी है, द्वितीयक हो जाती है। कोई इसका महत्व नहीं है, कोई इसके विचारों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, एक्सप्रेशन नहीं है टीचर का। ऑप्शन में सब रहेगा यही सब। और यहाँ क्या है, टीचर स्टूडेंट। ठीक है जी। अब इसको डायग्राम को ऐसे नहीं बनाए, ऐसे बना लेते हैं तो इसे समझ लीजिए। अब ये लंबवत था, अब देखिए हॉरिजॉन्टल हो गया। अब टीचर स्टूडेंट को विचार देगा, स्टूडेंट भी टीचर को अपना विचार देगा। यानी ये जो प्रक्रिया है वह अंतःक्रियात्मक है, मतलब इंटरेक्शनिज्म है, इंटरेक्ट करता है, यानी कि बातचीत की प्रक्रिया है। टीचर अपना विचार दे सकता है, अपनी जो भी अवधारणा समझा सकता है, स्टूडेंट भी अपने विचार देने के लिए, देखिए तीर का निशान है ना, देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट को पूरी आज़ादी है अपने विचार व्यक्त करने की, और यहाँ क्या है, स्टूडेंट को आज़ादी नहीं थी। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि बातें वही हैं, लेकिन सिर्फ आयाम जो है वो बदलते जा रहा है। आयाम क्या कर रहा है, वो बदलते जा रहा है। ठीक है जी, तो वो समझने का प्रयास करना है। अब देखिए टीचर स्टूडेंट को विचार दे रहा है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, निष्क्रिय रूप से चीजों को ग्रहण कर रहा है, निष्क्रिय। अब देखिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, निष्क्रिय होकर। निष्क्रिय का मतलब होता है पैसिव होकर। अब वर्ड आएगा आपको पैसिव, निष्क्रिय। बालक एक निष्क्रिय ग्रहण करता होता है, गलत हो जाएगा क्योंकि सीटेड नहीं मानता इस चीज को। अब यहाँ क्या है, बालक सक्रिय, एक्टिव लर्नर है, यानी बालक खुद से चिंतन करता है, खुद से विचार बनाता है, इसके आधार पर है। ठीक है जी, तो आज हमने यही बताने का प्रयास किया आपको, ये कि इस तरह से हमें चीजों को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, चौथा जो चीज है ये समझने चाहिए। अब देखिए टीचर स्टूडेंट्स को विचार देता है तो कौन से मेथड का प्रयोग करता है, तो यहाँ मेथड का प्रयोग करते हैं, लेक्चर मेथड का प्रयोग करते हैं, यानी व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। यानी टीचर सेंटर में हम लोग लेक्चर मेथड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए खुद देखिए ना, टीचर क्या करेगा, भाषण देगा, और स्टूडेंट को कुछ बोलने की आजादी नहीं है, तो यहाँ कौन सी विधि अपना रहे हैं हम लोग, लेक्चर मेथड की विधि अपना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए टीचर स्टूडेंट को दे रहा है, स्टूडेंट अपना, यहाँ हम कैसे पढ़ाएंगे, गतिविधि के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से, खेल के माध्यम से, खेल विधि के माध्यम से, खेल विधि के माध्यम से। कैसे पढ़ाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग से, करके सीखो। अब परीक्षा में हमेशा आता है करके सीखो, करके सीखो, यानी बालक खुद जो है गतिविधि को शामिल करेंगे और करवाएंगे। ठीक है जी, तो अब ध्यान रखिएगा, जहां भी लेक्चर मेथड लिखा रहेगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां बालक को कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। ऑप्शन में रहेगा, ध्यान रखिएगा जी, जहाँ गतिविधि हो, खेल विधि हो, बालक के द्वारा करवाया जा रहा हो, बालक के द्वारा चिंतन, बालक ही सब कुछ करे, तो इसी। ठीक है, तो आज हम लोग 4 पॉइंट का डिस्कस किए। अब दूसरे सीरीज में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे इसको, और नए नए पॉइंट को रखेंगे। आपको नए पॉइंट जानना उतना ही जरूरी है जितना जो पॉइंट दिया जा रहा है उससे समझना जरूरी है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको देखेंगे। ठीक है, अब सवाल को प्रीवियस में सोल्व करेंगे। ठीक है।